मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार सीनेक्स एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा यूपी टेट का कारवां चल रहा है, जिसमें आप सभी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा। फ्रेंड्स, अब तक मैंने टोटल 25 प्रैक्टिस सेट CDP के करा चुके हैं, जिसमें 15 सेट डायमंड का है और EVS की भी 10 प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और हमारी एक दो सीरीज और भी चल रही हैं, जिस क्रम में टोटल GS के 25 सेट प्रैक्टिस सेट कराया गया है और साइंस का भी 7 प्रैक्टिस सेट उसमें अभी तक हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप सभी वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, EVS इसमें यूपी टेट में टोटल आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईच सेक्शंस आपका जो होता है 30 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको CDP 30 मार्क्स की आती है और CDP 30 मार्क्स की आती है, तो इसमें 30 क्वेश्चंस भी होते हैं। दूसरा सेक्शन आपका आता है हिंदी, जो 30 मार्क्स की होती है और 30 इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। CDP हो गया, हिंदी हो गया आपका। तीसरा सेक्शन आपका होता है अंग्रेजी या संस्कृत, इसको ये ऑप्शनल होती है, आप या अंग्रेजी लेते हैं या फिर संस्कृत लेते हैं। ये भी 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। और चौथा सेक्शन आपका आता है मैथ, जिसे बोलते हैं गणित, इसमें भी 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। फ्रेंड्स, और पांचवा आपका सेक्शन आता है EVS, जिसको हम पर्यावरणीय अध्ययन बोलते हैं। EVS मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज, मतलब पर्यावरण अध्ययन। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के आते हैं। फ्रेंड्स, जिसमें मैं आप सभी को CDP कराऊंगा, उसके बाद मैं आपके बीच में EVS भी लेके आऊंगा। फ्रेंड्स, आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। CDP के CDP का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले डिटेल में एक्सप्लेन भी किया आप सभी को, इसका मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब बाल विकास व शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था से, प्री चाइल्डहुड स्टेज। ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। ऑप्शन सी शैशवावस्था, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, मतलब शैशवावस्था को क्या बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं। गर्भावस्था से मतलब प्री नेटल स्टेज। ठीक, तो फ्रेंड्स आप बताएं आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा। आपका राइट इसमें आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, गर्भावस्था से। जो मानव विकास का प्रारंभ होता है फ्रेंड्स, वो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट होता है। वोम टू टॉम चलता है, मतलब होम का मतलब गर्भ से, टॉम मतलब कब्र तक। मानव विकास जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है, गर्भावस्था से स्टार्ट होता है और जाकर के टॉम मतलब कब्र तक एंड होता है। फ्रेंड्स, ठीक, मानव विकास जो होता है हमारा फ्रेंड्स, इसमें जो होता है क्या है, जीवन भर होने वाले जो वर्धन होते हैं, विकास होते हैं, बदलाव का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो अवस्था होती है कौन कौन सी होती है, इसकी 5 टोटल अवस्थाएं होती हैं। पहला आपका होगा गर्भावस्था, जिसको हम बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। जो गर्भ के अंदर जो अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं गर्भावस्था। ठीक है, प्री नेटल स्टेज, जो कि गर्भाधान से शुरू होकर के जन्म तक चलती है। बच्चे के गर्भ से स्टार्ट होती है, जब जब बच्चे का गर्भ शुरू होता है वहां से लेकर के जन्म तक, बच्चे का जब तक जन्म होता है तो उसे क्या बोलते हैं, गर्भावस्था, प्री नेटल स्टेज। सेकेंड आपका आता है शैशवावस्था, जिसे हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, जो कि होती है जन्म से 3 वर्ष तक की आयु होती है। कब से कब तक, शैशवावस्था फ्रेंड्स, जन्म से 3 वर्ष तक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। थर्ड आपका आता है बाल्यावस्था, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में चाइल्डहुड
चाइल्डहुड स्टेज, यह आती है चौथे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक, मतलब 4 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, चाइल्डहुड स्टेज। आप इसे नोट भी करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में जरूरी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चंस के साथ साथ। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस ही नहीं कवर होंगे, बल्कि हमारे यहाँ लगभग 70-80 क्वेश्चंस टोटल आपके कवर होंगे। चौथा आपका आता है किशोरावस्था, मतलब एडोलेसेंस स्टेज, जो कि होती है 13 वर्ष से 17 वर्ष या 18 वर्ष तक। ठीक है। पांचवी आपकी आती है वयस्कावस्था, मतलब एडल्टहुड स्टेज। ठीक है। वयस्कावस्था मतलब जब बच्चा वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो किशोर के बाद आती है। ठीक है। एडल्टहुड स्टेज जो आती है आपकी 18 वर्ष से लेकर मृत्यु तक चलती है। ठीक। ये आपकी टोटल 5 स्टेजेज हो गई डेवलपमेंट की, मतलब विकास की 5 अवस्थाएं मैंने आपको डिटेल में बताया। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, कौन है फ्रेंड्स? जो दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी आर एम गेने, ऑप्शन सी आई पी पावलोव, ऑप्शन डी ई एल थार्नडाइक। फ्रेंड्स आपके राइट आंसर इसमें क्या होंगे? दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है, बुक है, इसके लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं, आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन है फ्रेंड्स? आर एम गेने। आर एम गेने जो है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के राइटर हैं फ्रेंड्स। इन्होंने कब यह पुस्तक लिखी? 1970 में। कब लिखी? 1970। कब लिखी? 1970, मतलब 1970 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? फ्रेंड्स यह बहुत ही प्रचलित कथन है, जो कि यह दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कथन कि कौन सा कथन किसने दिया। तो किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोध की अवस्था है, यह कथन फ्रेंड्स किसका है? एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक इज द स्टेटमेंट ऑफ, किसका फ्रेंड्स? ऑप्शन ए स्टेनले हॉल, ऑप्शन बी सिम्पसन, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी जर्सील्ड। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है? स्टेनले हॉल। यह कथन जो है किसने दिया? स्टेनले हॉल ने दिया। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है? स्टेनले हॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग, मतलब जो भारत में माइक्रो टीचिंग होती है शिक्षण के दौरान, जो बच्चे, जो छात्र जो हैं बी एड या बीटीसी करते हैं, टीचिंग डिग्री लेते हैं, उनमें माइक्रो टीचिंग लगाई जाती है। फ्रेंड्स इसका महत्व या लाभ क्या होता है फ्रेंड्स? या टीचिंग, माइक्रो टीचिंग इसलिए लगाई जाती है कि जो भी छात्र शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वह टीचर बनने से पहले वह टीचिंग के मॉडल को जाने, टीचिंग की क्रिया को जाने कि कैसे टीचिंग कराई जाती है, वह कंडीशंस वह फेस करें, इसलिए उन्हें माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। तो इसकी जो माइक्रो टीचिंग की टोटल टाइम होती है फ्रेंड्स, वह कितनी होती है? इसकी टोटल टाइम जो होती है 36 मिनट होती है। कितना होती है? 36 मिनट। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 36 मिनट। और फ्रेंड जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण होता है फ्रेंड्स, इसका प्रयोग सेवारत या पूर्व स्थितियों में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए इसको किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है शिक्षकों की शिक्षण के अभ्यास के लिए होता है। किस लिए होता है? अभ्यास के लिए होता है, जो कि क्या कराता है फ्रेंड्स? यह एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता है जिससे छात्र क्या करें?
टीचिंग का जो क्या करें, प्रैक्टिस करें, उसका अभ्यास करें, जो कि कक्षा की समान जटिलताओं को कम करता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको क्या करता है, सिंपल करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, शिक्षक की जो बड़ी मात्रा में अपने शिक्षण व्यवहार किया क्या पाता है, प्रतिपुष्टि भी पाता है, मतलब फीडबैक भी पाता है। इसमें क्या होता है, उनकी अभ्यास भी होती है, प्रैक्टिस भी वो करते हैं टीचिंग की, ऐसे फेज का जो ये एक्सपीरियंस भी करते हैं। उसके बाद इन्हें टीचिंग की जो फीडबैक भी दी जाती है कि आपने टीचिंग कैसे कराई, आपकी जो टीचिंग है वो कैसी रही, इसका फीडबैक भी मिलता है कि आपको इसमें सुधार की ज़रूरत है या फिर आगे आपको क्या करना है। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, क्या होता है फ्रेंड, इसकी विशेषता क्या होती है, जटिलताओं को कम करता है, विशेष कार्य एवं कौशल के परीक्षण पर इसमें जोर दिया जाता है, अभ्यास की प्रक्रिया में इसमें नियंत्रण भी रखा जाता है, और इसमें फीडबैक भी गेन करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का पठार मतलब प्लेटो एंड लर्निंग की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? सीखने में पठार मतलब प्लेटो एंड लर्निंग, मतलब सीखने में बच्चा जो सीखना चाह रहा है वह सीख नहीं पा रहा, काफी प्रयासों के बाद भी वह सीख नहीं पा रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटो एंड लर्निंग। ठीक है, सीखने में पठार। यह कथन फ्रेंड्स किसका है? ऑप्शन ए हमिंगवर्थ, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी गेट्स व अन्य। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, गेट्स व अन्य। सीखने में जो पठार होता है फ्रेंड्स, यह क्या होता है? सीखने में पठार यह होता है फ्रेंड्स, वह यह जो होता है ऐसी स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, कोई भी प्रोग्रेस लर्निंग में नहीं कर पाता बच्चा, उसे क्या बोलते हैं? सीखने में पठार, मतलब प्लेटो इन लर्निंग। आपका राइट आंसर कौन सा हो गया फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है? गेट्स व अन्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, कोई टीचर है, इफ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास, व्हाट शुड ही डज। अगर कोई शिक्षक है वह छात्र एक समस्यात्मक बालक को पाता है कक्षा में, तो वह क्या करेगा उसके साथ? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, इग्नोर द चाइल्ड, या फिर ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, प्रोवाइड द काउंसलिंग टू द चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, सेंड द चाइल्ड बैक टू द होम इमीडिएटली, ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को दंड देना चाहिए, पनिश द चाइल्ड। फ्रेंड्स आप बताएं इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बच्चे को क्या करना चाहिए? परामर्श देना चाहिए, सलाह देनी चाहिए फ्रेंड्स, उसे ना कि घर भेजना है, ना ही उसके दंड देना है। तो क्या करेंगे आप? प्रोवाइड द काउंसलिंग टू द चाइल्ड। ठीक है, अब बच्चे को क्या करेंगे? परामर्श देंगे। अगर कोई समस्यात्मक बालक आ जाता है तो आप उसे क्या करेंगे? उसे आप परामर्श देंगे, सलाह देंगे, उसे समझाएंगे, उसे दिक्कत क्या है, उसका सलूशन क्या है फ्रेंड्स। समस्यात्मक बालक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जो जैसे हो गया चोरी करने वाला बालक आ गया, झूठ बोलने वाला, क्रोध करने वाला, मादक द्रव्यों का सेवन कर रहा है बालक। ठीक है, समस्यात्मक बालक जो होते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए यह प्रयुक्त किया जाता है जो व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात को गंभीर रूप से असमान होता हो। ठीक है, या किसी बातों को समान रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं, सीडीपी की क्लास अच्छे से लेना चाहते हैं, वह इस चैनल पर जाएं
और उसे इसका लाभ उठा सकें फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। को करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर का मतलब होता है फ्रेंड्स पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ठीक, आर मोस्टली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ऑप्शन ए छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब ऑल राउंड का मतलब सर्वांगीण विकास, छात्र का सर्वांगीण विकास। या फिर ऑप्शन नंबर बी छात्रों के वृत्तिक विकास से, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी छात्रों के मानसिक विकास से, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक संस्थानों के विकास से, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स, आप बताएं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब फ्रेंड्स जो होता है को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जो पठन पठन पाठन के अतिरिक्त जो क्रियाकलाप हम करते हैं, जैसे कि खेल करना, बहस में भाग लेना, ठीक है, अभिनय करना, गायन करना, कविता का पाठ को प्रोत्साहित करना, ठीक है, संगीत में भाग लेना, नाटक में भाग लेना, ये सब क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, मतलब पठन पाठन के अतिरिक्त जो क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, ठीक है। बहस करना, डिबेट में बच्चे को भाग दिलाना, डिबेट यदि बालक करेगा तो क्या करेगा, उसके मानसिक डेवलपमेंट होगा, मानसिक सोशल, मेंटल और सोशल दोनों क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। बहस के माध्यम से क्या करता है बालक, स्वतंत्र रूप से खुद के अभिव्यक्ति के लिए छात्रों को सक्षम बनाता है। डिबेट करने से बालक क्या करता है, अपने विचारों को रखता है, स्वतंत्र तरीके से रखने में सक्षम होता है, एबल होता है फ्रेंड्स। और खेल जो होता है, खेल से बालक क्या कर पाते हैं, खेल के माध्यम से बालक को फिट और ऊर्जावान बनाने में मदद करता है खेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आप लोग भी इसमें आंसर को लगाते जाएं, जो भी आपके करेक्ट आंसर्स बनते हैं आप लोग इसमें कमेंट में ज़रूर करें। इससे आप खुद का आकलन कर पाएंगे, खुद को एनालाइज भी कर पाएंगे, आपके कितने राइट क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं। अगर कम क्वेश्चंस भी सही हो रहे हैं तो फ्रेंड्स टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपके बीच में ऐसी क्लासेज लाते रहेंगे, डे बाय डे आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा इससे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? Whom of the following has not propounded the learning theory? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी बी.एस. ब्लूम, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, बी.एफ. स्किनर। इन्होंने क्या की फ्रेंड्स, इन्होंने क्या की, बी.एफ. स्किनर ने इन्होंने क्रिया प्रसूत या अनुबंधन का इन्होंने क्या किया, सिद्धांत दिया, ठीक है। और स्किनर आपके इन्होंने क्या दिया, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। और थॉर्नडाइक ने क्या किया, संबंधवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। जो कोहलर दिया हुआ है, कोहलर कौन सा, डी ऑप्शन है, कोहलर में क्या, सूझ या अंतवृत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया, सूझबूझ का इन्होंने सिद्धांत दिया कोहलर ने। कोहलर ने क्या किया, सूझबूझ का इन्होंने सिद्धांत दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, मीनिंग ऑफ द स्टैग्नेशन इन द एजुकेशन। स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है, अवरोधन, अवरोध जो शिक्षा में उत्पन्न होता है उसका तात्पर्य क्या है, उसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बालक का विद्यालय ना जाना, नॉट गोइंग टू स्कूल बाय द चाइल्ड। ऑप्शन बी बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, लीव द स्कूल बाय द चाइल्ड। ऑप्शन सी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, रिटेंशन ऑफ द चाइल्ड इन द सेम क्लास
फॉर मोर देन 1 ईयर। ऑप्शन नंबर डी, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, नॉट टेकिंग एडमिशन इन द स्कूल बाय द चाइल्ड। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? शिक्षा में अवरोधन किस प्रकार उत्पन्न होगा, आप लोग बताएं, इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा में अवरोधन जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। मतलब कोई भी बालक यदि एक कक्षा में फेल हो जाता है, दोबारा वह उसी कक्षा को क्या करता है? रिपीट करता है फ्रेंड्स। तो यह क्या होता है? उसकी शिक्षा में अवरोधन उत्पन्न होता है। कैसे? क्योंकि वह बालक जब एक कक्षा में फेल हो जा रहा है, दोबारा उसी कक्षा में क्लास में वो पढ़ रहा है, अगर फेल नहीं होता तो वह नेक्स्ट क्लास में वह प्रवेश करता, एंटर करता। अब तो वह उस क्लास में प्रवेश नहीं कर पाया, तो उसका 1 साल बर्बाद हुआ फ्रेंड्स। इस प्रकार इसमें क्या हुआ? शिक्षा में अवरोधन उत्पन्न हुआ, क्योंकि वह आगे की पढ़ाई करता, बल्कि वह पीछे की पढ़ाई इस बार भी कर रहा है। तो इस प्रकार क्या हुआ? रिटेंशन ऑफ द चाइल्ड इन द क्लास। मतलब पिछली कक्षा में क्या हुआ? वह इसी कक्षा में पढ़ रहा है, अगली कक्षा में नहीं जा पाया। इसका मतलब क्या होगा? अवरोधन हो गया किसमें? शिक्षा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स। पिछले नॉलेज का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, पढ़े हुए हैं, उसका प्रयोग कब आता है? उसका हम टेस्ट कैसे करते हैं? ऑप्शन ए, प्रस्तावना, कौशल, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम देते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं प्रीवियस नॉलेज का। या फिर ऑप्शन नंबर बी, समापन कौशल, स्किल ऑफ क्लोजर। ऑप्शन सी, प्रदर्शन कौशल, स्किल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या होगा? पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस में आता है फ्रेंड्स? प्रस्तावना में आता है, या फिर समापन कौशल में आता है, या प्रदर्शन में आता है, या फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल में आता है? किस में आता है? आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है? प्रस्तावना कौशल। मतलब इन स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन जो होती है, इसमें हम पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो हम प्रीवियस ज्ञान का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी भी क्लास को हम पढ़ा रहे हैं, कक्षा में हम कोई भी एक चैप्टर को हमने खत्म किया, फिर दूसरा हम नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम उसको को रिलेट करते हैं। मतलब पिछली क्लास को हम को रिलेट करने के बाद ही हम आगे की तरफ जाते हैं, ताकि बच्चा जो है, छात्र जो है, पिछले ज्ञान को इस पार्ट से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, पढ़ाने से पहले हम क्या कर पाते हैं? पूर्व ज्ञान को जानते हैं, जान लेते हैं। छात्र भी समझ पाते हैं कि वह जिस चैप्टर को हम पढ़ाने जा रहे हैं, वह उसके बारे में क्या जान पा रहा है, या फिर हमने जो पिछले क्लास को पढ़ाया, उस क्लास से बालक जो क्या सीख पा रहा है। ठीक है, और इसके जो घटक होते हैं क्या होते हैं? पूर्व ज्ञान हो गए, उचित श्रृंखलाबद्धता, तीसरा आपका हो गया उद्देश्य सेवा सहायक सामग्री इसमें आती है, कथनों का विषय आता है, प्रस्तावना अवधि आती है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा, बहुविमात्मक का मतलब क्या होता है? मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रत्यय दिया? किसने दिया फ्रेंड्स? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया? किसने दिया फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, स्पीयरमैन, ऑप्शन बी, जॉन मेयर, ऑप्शन सी, गार्डनर, ऑप्शन सी, गोलमैन। आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, वो किसने दिया? गार्डनर ने दिया। किसने दिया? गार्डनर। तो आपका राइट आंसर जो होगा इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा, कौन सा? गार्डनर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धियों का इसमें वर्णन किया फ्रेंड्स? तो 7 प्रकार के किया। कितने? 7 प्रकार का इन्होंने वर्णन किया। ठीक है, 7G फैक्टर इसको कहते हैं, 7G फैक्टर। 7 प्रकार की बुद्धियों का इन्होंने क्या किया? वर्णन किया। ठीक है, और इन्होंने 8वां प्रकार
कब बताया? 1998 में इन्होंने 8वां प्रकार भी बताया, पहले 7 थी, 8वां प्रकार जब इन्होंने बताया 1998 में बताया 8वां प्रकार, ठीक है, 1998, ठीक। और 9वां प्रकार भी बताया, उसको कब बताया इन्होंने? 9वां प्रकार सन 2000 में बताया, कब? 2000 में। ये जो ईयर्स मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सन जो बता रहा हूँ, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट्स में अच्छे से लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। पहले इन्होंने कितने प्रकार दिया? गार्डनर ने इन्होंने 7G फैक्टर पहले दिया, 7 प्रकार की बुद्धियों को बताया। फिर 8वां प्रकार इन्होंने जोड़ा कब? 1998 में। 9वां प्रकार जोड़ा इन्होंने कब? सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में मतलब 2000 में, ठीक। फ्रेंड्स मैं इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इससे जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए क्या करेगा? बेनिफिट करेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे इस क्लास को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए, व्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में। ऑप्शन बी, खड़े होने में, स्टैंडिंग। ऑप्शन सी, बोलने में, स्पीकिंग। ऑप्शन डी, पढ़ने में या फिर वर्तनी में, रीडिंग या स्पेलिंग में। तो जो फ्रेंड्स डिसलेक्सिया होता है, इसमें क्या कर पाते हैं आप? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा आंसर, जो कि क्या है? पढ़ने में या वर्तनी में कठिनाई आती है उसे क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। मतलब रीडिंग या स्पेलिंग करने में जिसको भी समस्या आती है उसे क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। मतलब पठन कौशल या वर्तनी में क्या होता? समस्या होती है, ठीक है। तो क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम? ऑप्शन ए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू द डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड। ऑप्शन बी, शिक्षक को बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए फ्रेंड्स कि नहीं करना चाहिए। टीचर शुड एनकरेज द चाइल्ड या चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। टीचर शुड डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टू टीच लर्निंग डिसेबल्ड। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। मेक एडिक्वेट सीटिंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जो आंसर होगा फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू द डिफरेंटली एबल चाइल्ड, ठीक है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें हम क्या करते हैं? विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे कि जो कि बालक विशिष्ट क्षमता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी बालक किसी प्रकार के विकार से क्या है? ग्रसित हैं, ठीक। जैसे कि मंद बुद्धि वाले बालक हो गए, अंधे बालक हो गए, प्रतिभाशाली बालक हो गए, इनको क्या किया जाता है? ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है। उसके बाद उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का निर्धारण किया जाता है कि बच्चा किस लेवल का है, उसे किस प्रकार का ज्ञान उसे प्रोवाइड कराना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स? इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए, प्रेरित करना चाहिए। शुड बी एनकरेज्ड। ऑप्शन बी,
रोक देना चाहिए, शुड बी स्टॉप। ऑप्शन सी अनुमति नहीं देना चाहिए, शुड नॉट बी अलाउड। ऑप्शन नंबर डी हतोत्साहित करना चाहिए, शुड बी डिस्करेज। तो फ्रेंड्स जो भी बालक कक्षा में क्वेश्चंस पूछता है उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, प्रेरित करना चाहिए, उसे एनकरेज करना चाहिए। क्योंकि यदि बालक क्वेश्चन करेगा तो वह चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा। यदि आप क्वेश्चंस के लिए उसे रोकेंगे तो अब बालक क्या कर पाएगा, अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएगा, डीमोटिवेट होगा। इस प्रकार उसके क्वेश्चनिंग को क्या करेंगे, बढ़ावा आप देंगे। उसकी गलती को भी क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि उससे उसका डेवलपमेंट होता है। उसकी गलती को आप तुरंत नहीं सुधारना है आपको, बल्कि बाद में आप उसे सुधारने का प्रयत्न करें, क्योंकि जो बालक गलती करेगा वह सीखेगा भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू। बच्ची का जो वृद्धि है किससे रिलेटेड है, ऑप्शन ए सामाजिक विकास से, सोशल डेवलपमेंट से, ऑप्शन बी भावात्मक विकास से, इमोशनल डेवलपमेंट से, ऑप्शन सी नैतिक विकास से या मोरल डेवलपमेंट से, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक विकास से। इसका इंग्लिश क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है, शारीरिक विकास से, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट से। ग्रोथ और वृद्धि वृद्धि जो कि दो चीजें इसमें होती हैं फ्रेंड्स। वृद्धि क्या होती है, यह जो होती है गर्भाशय से भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होने के समय तक चलती है, ठीक है, जो कि यह एक निश्चित समय तक होती है। वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय तक चलती है, बल्कि विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है, ठीक। वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है। अब विकास क्या होता है फ्रेंड्स, विकास जो होता है इसमें नई नई विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकसित होना होता है, जो प्रारंभिक जीवन से आरंभ होकर क्या करती है, मेच्योरिटी तक चलती है, परिपक्वता तक यह क्या करती है, चलती है, ठीक है। इसको हरलाक ने भी क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया, विकास आवृत्ति तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें क्या प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम भी इसमें निहित रहता है, ठीक है। वृद्धि जो होती है विकास का एक चरण होती है, और विकास क्या होता है, विकास में वृद्धि भी सम्मिलित होती है फ्रेंड्स, ठीक है। आवृत्ति विशेष आय तक चलने वाली प्रक्रिया है, एक निश्चित आय तक चलती है वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है, बल्कि विकास जो होता है क्या कंटिन्यूअस चलता है, जीवन पर्यंत तक चलता है, ठीक। अब विकास के क्रम में होने वाले कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, कौन कौन से परिवर्तन है फ्रेंड्स, इसमें हो गया आपका आकार का परिवर्तन आ जाता है, अंगों का जो विकास हो जाता है, इसमें कुछ चिन्हों का लोप होता है, नवीन चिन्हों का उसमें उदय भी हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसने कहा, लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, हु सेड। ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी वुडवर्थ। आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, किसने कहा, गिलफोर्ड ने कहा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैच करना है फ्रेंड्स। ब्रूनर, आंसुवेल, ग्लेजर, गार्डनर, इनके कथन दिए गए हैं सूची बी में, कि इन्होंने किसकी खोज की इसके बारे में दिया गया है, तो आप इसका मैच दी फॉलोइंग करना है, आपको इसको मिलान करना है। ब्रूनर ने क्या कहा, ब्रूनर हो गया आपका बुनियादी शिक्षण, बेसिक टीचिंग मॉडल। आंसुबेल साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान। ऑप्शन सी ग्लेजर ने कहा क्या, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। ऑप्शन डी जो है गार्डनर, इन्होंने क्या कहा, गार्डन ने संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट टीचिंग मॉडल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अब देखिए ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी, ठीक। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है फ्रेंड्स, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए इसको सही मैच करके भी बता देते हैं क्या क्या होगा।
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आपको इसको सीधा सीधा बताता हूँ क्या है फ्रेंड। ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। कौन सा दिया? संप्रत्यय, जो कि चौथा है, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। वासुबेल ने क्या दिया? ऑप्शन नंबर बी, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। इन्होंने क्या दिया? अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, जो कि थर्ड फ्रेंड, तो बी का थर्ड हो जाएगा। और फर्स्ट ब्रूनर जो था वो क्या था? फोर्थ था। अब ग्लेजर ने क्या दिया फ्रेंड्स? ग्लेजर ने दिया बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान मतलब बेसिक टीचिंग मॉडल किसने दिया? ग्लेजर ने दिया। अब चौथा गॉर्डन है, जो गॉर्डन का क्या है? साइनोटिक्स शिक्षण प्रतिमान। गार्डनर ने क्या दिया? साइनोटिक्स शिक्षण प्रतिमान, जो कि सेकंड है। क्या है? साइनोटिक्स टीचिंग मॉडल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम हम किसी को कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो उसका पहला चरण क्या है फ्रेंड्स? यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो चरण आते हैं, स्टेजेज आती हैं, कौन कौन सी हैं फ्रेंड? स्टेप्स इसके क्या क्या हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हम किसी प्रॉब्लम को पहले पाते हैं या हमारे जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ऑप्शन बी, परिकल्पना का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ऑप्शन सी, परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ऑप्शन डी, आंकड़ा संग्रहण, डेटा कलेक्शन। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? आपका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा इसमें? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? समस्या की पहचान करना। किसी भी प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में जब भी आती है तो सबसे पहला उसका स्टेप क्या है? समस्या की पहचान करना, कि हमें किस प्रकार की समस्या हम ग्रसित हैं, कौन सी समस्या हमारे जीवन में आ रही है, उसकी हमें सबसे पहले क्या होगी स्टेप? हमें उसकी पहचान करनी है। क्या करनी है फ्रेंड्स? सबसे पहले उसकी पहचान करनी है। ठीक है, अब समस्या समाधान की कुछ और भी विधियां हैं, जैसे किसने बताई है? स्किनर ने बताई। स्किनर ने समस्या समाधान की 5 विधियां बताई। ठीक, कौन कौन सी? आंशिकी विधि, दूसरी प्रयास एवं त्रुटि विधि, तीसरी अंतर्दृष्टि विधि, चौथी आपकी हो गई वाक्य भाषा विधि, पांचवी आपकी हो गई वैज्ञानिक विधि। फ्रेंड्स, ये जो डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या यूपी टेट, सी टेट, रीट, DSSB, टीचिंग की जितने भी एग्जाम है सब में यह फायदा करेगा। CDP जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यह टीचिंग के सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा, ना कि केवल सी टेट के लिए या यूपी टेट के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप है समस्या की पहचान करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। ऑप्शन ए, लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। बालकों का जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, सर्वाधिक प्रभावशाली कब होती है? ऑप्शन ए, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भावात्मक मतलब अफेक्टिव, मनोचालक का मतलब होगा साइकोमोटर डोमेन, पक्षों का विकास कब होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, टीचिंग जो होगी क्या होगी? ऑटोक्रेटिक होगी। ऑप्शन सी आपका होगा, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रहेगा, टीचर विल लीड द लर्निंग प्रोसेस एंड कीप द चाइल्ड पैसिव। ऑप्शन नंबर सी जो आपको पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर बल होगा। तो फ्रेंड्स, आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, जो कि क्या है? बालकों का संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भावात्मक अफेक्टिव डेवलपमेंट, तथा मनोचालक पक्षों का विकास, मतलब मनोचालक का मतलब क्या हो गया? साइकोमोटर। तो आपका इस प्रकार हो गया कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तीनों पक्षों का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में
कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटैक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल? ठीक है, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन सा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए अन्वेषण एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन बी प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी तैयारी या प्लानिंग, ऑप्शन नंबर डी सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है? सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? विच आर द फॉलोइंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट? ऑप्शन ए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस एंड रिस्पांस, इसको एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। एसआर मतलब स्टिमुलस एंड रिस्पांस। ऑप्शन बी सूज का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंसाइट। ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑप्शन डी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है? विच आर द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? ऑप्शन ए प्रतिबिंबात्मक अवस्था आइकॉनिक स्टेज, ऑप्शन बी संकेतात्मक अवस्था सिंबॉलिक स्टेज, ऑप्शन सी क्रियात्मक अवस्था इनएक्टिव स्टेज, ऑप्शन डी आंत प्रज्ञ अवस्था इंट्यूसिव स्टेज। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है? आंत प्रज्ञ स्टेज, इन इंस्यूटिव स्टेज आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया, वे हैं कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी खोज एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन सी संगठन व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 4 आत्मीकरण या एसिमिलेशन, ऑप्शन 5 वाचन या अव्यक्तीकरण रिसाइटेशन। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? इनका सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए 2 1 4 3, ऑप्शन बी 2 1 3 4 5, ऑप्शन सी 1 2 3 4 5 या फिर 4 5 3 1 2। तो फ्रेंड्स आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है? सबसे पहले आपका क्या आएगा? खोज आएगा। क्या आएगा? खोज सबसे पहला हो गया। ठीक है, सबसे पहला आपका क्या आ गया? खोज। ठीक, उसके बाद प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन आप देंगे। ऑप्शन नंबर सी तीसरा आपका आ गया, इसमें कौन सा? आत्मीकरण या एसिमिलेशन, संगठन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आ गया आपका वाचन या अभिव्यक्ति मतलब रिसाइटेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निटिव डोमेन? ऑप्शन ए अनुप्रयोग एप्लीकेशन, ऑप्शन बी बोध या अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी ज्ञान या नॉलेज, ऑप्शन डी अनुमूलन या वैल्यूइंग। आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अनुमूलन या वैल्यूइंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ चाइल्ड? ऑप्शन ए मिश्रित कॉम्बिनेशन टाइप, ऑप्शन बी लंबवत लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन सी उन्नतोदर या उत्तल कॉन्वेक्स, ऑप्शन डी नतोदर या कनकेव। आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या होगा? लंबवत या लॉन्गिट्यूडिनल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसमें भी ऑप्शन ए और बी का मैच दी फॉलोइंग आपको करना है, इसमें मिलाना है। जैसे कि क्या दिया? एनिमल इंटेलिजेंस किसने दिया फ्रेंड? गेस्टॉल्ट। पुनर्वलन की अनुसूची पियाजे।
ऑप्शन सी सारगर्भिता का सिद्धांत, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ एसेंस का मतलब थॉर्नडाइक। ऑप्शन डी अनुकूलन मतलब कस्टमाइजेशन, इसको किसने दिया, स्किनर। लेकिन इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका जो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा इसमें। ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, जो कि क्या है आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा इसमें। एनिमल को थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक है, एनिमल थॉर्नडाइक, एनिमल क्या हुआ, थॉर्नडाइक ने दिया। थर्ड है पुनर्वलन की सूची, स्किनर ने दिया। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट किसने दिया, स्किनर। स्किनर कहाँ है फ्रेंड्स, चौथा है आपका। फिर उसी प्रकार सारगर्भिता का नियम, सारगर्भिता का नियम लॉ ऑफ एसेंस जो है किसने दिया, गेस्टाल्ट, जो कि आपका कौन सा है, गेस्टाल्ट कहाँ पे है, पहला है, गेस्टाल्ट हो गया आपका। अनुकूलन किसने दिया, पियाजे ने दिया। तो इस प्रकार आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, और यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी ना समाप्त होने वाली यह प्रक्रिया। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनर रिलेशनशिप। ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ऑप्शन डी अंतर क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन। फ्रेंड्स आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज बिकम फंडामेंटल राइट। ऑप्शन ए 25वें संशोधन 25th अमेंडमेंट, या फिर 52वें संशोधन 52nd अमेंडमेंट, या फिर 22वें संशोधन 22nd अमेंडमेंट, या फिर 86वें संशोधन 86th अमेंडमेंट। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, किस संशोधन के तहत यह जो क्या हुआ फंडामेंटल राइट बना। आपका करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया, शिक्षा को क्या बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया, ठीक है। इसमें क्या कहा गया फ्रेंड्स, इसमें जो भारत के संविधान संशोधन इसमें कर करके अनुच्छेद 21 जोड़े गए, इसके पश्चात इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 में क्या होता है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता है, अनुच्छेद ए के तहत क्या होता है, राज्य को कोई भी स्टेट होता है उसको 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होती है। कैसे, 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी पड़ती है इन्हें, कि जो भी 6 से 14 साल के बच्चे उन्हें फ्री में एजुकेशन दी जाएगी, और उन्हें एजुकेशन में क्या होगा, कंपलसरी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन ए अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन बी सिम्पसन, ऑप्शन डी विलियम जेम्स, ऑप्शन डी मैकडूगल। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, मैकडूगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैकडूगल, ठीक। और इन्हें 14 संवेग के बारे में बताया, कौन कौन से हो, पलायन हो गया आपका, एस्केप करना है उसका संवेग भय हो जाएगा, निवृत्ति मतलब रिपल्सन उसको घृणा बोलेंगे, शरणागति हो गया, विषाद हो गया, युयुत्सा हो गया, कम्बैट,
जिसको हम क्रोध संवेग के नाम से जानते हैं। कामेच्छा मतलब सेक्स, उसका संवेग क्या होगा? कामुकता मतलब लस्ट। सेक्स का क्या होगा? लस्ट होगा। कामेच्छा का कामुकता। जिज्ञासा क्यूरियोसिटी जिसको आती है, क्यूरियोसिटी उसको आश्चर्य, वंडर संवेग इसमें आएगा। मूल प्रवृत्ति इसमें क्या होगी? गौरव, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसमें श्रेष्ठ की भावना। तो फ्रेंड्स ये टोटल 14 है। मैं इसको आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा मूल प्रवृत्ति और उसके संवेग कौन कौन से हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज एज अ यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट बाय कोल एंड ब्रूस? किसके द्वारा कहा गया है फ्रेंड्स? विकास को संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट का अनोखा एक यूनिक, इसको क्या बोला गया? इमोशनल डेवलपमेंट का यूनिक स्टेज बोला गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चाइल्डहुड स्टेज। प्रौढ़ावस्था मतलब एडल्टहुड स्टेज। ऑप्शन सी किशोरावस्था एडोलेसेंस स्टेज। प्रौढ़ावस्था इन्फेंसी। अरे शैशवावस्था, ऑप्शन डी आपका शैशवावस्था, जो कि क्या है? इन्फेंसी। तो फ्रेंड्स आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, जो कि क्या? बाल्यावस्था मतलब चाइल्डहुड स्टेज जो होती है, इसको इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसको क्या कहा? इमोशनल डेवलपमेंट को इन्होंने क्या कहा? अनोखा काल कहा। संवेगात्मक विकास जो होता है वह बाल्यावस्था का क्या होता है? अनोखा काल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारी होती हैं उन्हें ज्ञान का प्रत्यक्ष द्वार कहा जाता है, गेटवे ऑफ नॉलेज। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियां होती है, जिसके माध्यम से बच्चा जो छोटा होता है, बालक जो छोटा सा बालक होता है, वह चीजों को ग्रहण कर पाता है। क्या होता है? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। ठीक, या इसके क्या होते हैं? इससे वह स्पर्श कर पाता, अनुभव कर पाता, देख पाता, चीजों को समझ पाता है, उसे क्या जाता है? ज्ञान का प्रत्यक्ष द्वार कहा जाता है। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रत्यक्ष द्वार। फ्रेंड्स इसी के साथ आज का क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।